हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी 3 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और 8 मार्च के लिए ये सारे के सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 3 अंकों में आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए है पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब एक ही बीज से अगर एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। मतलब एक बीज है, एक बीज से कई सारे भ्रूण बन जाएं तो यही प्रक्रिया क्या है, बहुभ्रूणता कहलाती है। अब बहुभ्रूणता की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मल तौर से आप देखेंगे नींबू जाति के जो भी पौधे हैं उनमें सामान्य रूप से बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ कोनिफर्स होते हैं जिनकी कई सारी जातियों में भी आपको बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता उत्पन्न कैसे हो जाती है। तो देखिए, क्या होता है कि जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूणकोष बन जाएं। देखिए, नॉर्मली आप देखें कि बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोष होता है। तो जब भ्रूणकोष एक से अधिक बन जाएं, तो एक से अधिक जब भ्रूणकोष बन जाएंगे, या कि इसके अलावा क्या हो जाए कि जाइगोट जो है विभाजित हो जाए, तो जितने जाइगोट बनेंगे उतने ही ज्यादा भ्रूण बनेंगे। तो इस प्रकार से दो कंडीशन है। मतलब बहुभ्रूणता की स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब किसी भी बीजांड के अंदर अगर भ्रूणकोष एक से ज्यादा मात्रा में बन जाए या कि जाइगोट क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में बहुभ्रूणता जो है उत्पन्न होती है। तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बहुभ्रूणता क्या होती है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, चिकित्सीय गर्भ समापन क्या होती है, यानी कि एमटीपी, जिसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए, वैधानिक रूप से आप देखेंगे कि गर्भपात करा करके भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब यह एक जनसंख्या नियंत्रण की ही विधि है। इसमें क्या किया जाता है कि मेडिकल के माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से गर्भ को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, और गर्भ को समाप्त करके बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से मेडिकल के माध्यम से, अगर चिकित्सा के माध्यम से गर्भ को समाप्त किया जाता है यानी गर्भपात कराया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल के माध्यम से प्रेगनेंसी को खत्म करना ही क्या है, चिकित्सीय गर्भ समापन होता है। इसके लिए कई सारी सरकारी अस्पताल बने हैं या हॉस्पिटल बने हैं, जिनमें आप देखेंगे कि आपके लिए निःशुल्क सेवा भी फ्री उपलब्ध होती है इस कामों के लिए। तो इस प्रकार से यह, यदि हम ये भी बात करें तो ज्यादा मात्रा में अगर कोई भी स्त्री गर्भपात कराती है तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी चिंताजनक है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए भी ये एमटीपी जो है हानिकारक होती है। इसलिए ज्यादा मात्रा में आपको बचना चाहिए किससे, चिकित्सीय गर्भ समापन से। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जन्म नियंत्रण के तकनीकों को अपनाते समय आपको डॉक्टरों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जो भी अनुभवी डॉक्टर होते हैं उनके अनुसार के, उनके सलाह के अनुसार ही इन विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से चिकित्सा के माध्यम से गर्भ को समाप्त करना या समापन करना ही क्या है, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि चिकित्सीय गर्भ समापन है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, यानी कि परख नली शिशु। तो देखिए, क्या होता है कि कोई भी ऐसी स्त्री जो कि गर्भ धारण करने में अयोग्य होती है, मतलब ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण करने के योग्य नहीं होती हैं, उस कंडीशन पे ही परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऐसी तकनीक में किया जाता है, सबसे पहले किसी भी स्त्री से हम क्या करते हैं, अनिषेचित अंडाणु को, मतलब ऐसा अंडाणु जो कि निषेचित नहीं हुआ है, उसको हम बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के पश्चात इन अंडाणुओं को हम क्या करते हैं, किसी एक परख नली में लेकर के शुक्राणु के द्वारा निषेचन कराते हैं। मतलब एक परख नली लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलाएंगे, जिसके द्वारा होगा क्या कि जब निषेचन होगा तो निषेचन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जब यह जाइगोट जो है 32 कोशिकीय अवस्था वाला बन जाएगा, तो इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले जो भ्रूण का रोपण है वो हम कहां कर देंगे, स्त्रियों के गर्भाशय में कर देते हैं। और फिर इसके आगे का विकास स्त्री के गर्भाशय में होता है, और इस प्रकार से जो शिशु का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु। तो आपको याद रखना है नॉर्मली कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो कोई भी आपको याद रखना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है, शुक्राणु और अंडाणु को लेकर के आपस में निषेचन कराना है, फिर निषेचन से जाइगोट बनता है, और जब वह जाइगोट 32 कोशिका वाला हो जाता है तो उसको हम गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं उस महिला के। तब उसके बाद जाकर के उसके आगे का विकास गर्भाशय में होता है, और इस प्रकार से एक नए शिशु का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके बाद अगली विधि है इम्नियोसिंथेसिस क्या होती है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इम्नियोसिंथेसिस विधि अक्सर आपके एग्जाम में आती है। पहला
इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये याद रखना है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है कि एक भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। मतलब इस तकनीक के द्वारा हम भ्रूण का परीक्षण कर सकते हैं, कोई भी अगर भ्रूण है उसका हम परीक्षण या टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सर्जिकल सुई होती है और उस सर्जिकल सुई के द्वारा हम क्या करते हैं कि मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं और उस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और उसका परीक्षण करने के पश्चात जो भी गुणसूत्रीय विकृतियां उत्पन्न होती है उसका हम पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एमनियोसेंटेसिस विधि ऐसी विधि होती है जिसको कि हम किसी भी शिशु के जन्म से पहले ही उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी उत्पन्न विकृतियां हैं उसका हम पता लगा सकते हैं, चाहे वो गुणसूत्रीय असामान्यताएं हो या इसके अलावा कुछ उपापचयी अनियमितताएं हो जाती है जैसे क्रिटेनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया आदि, इन रोगों का भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा गुणसूत्रों में अगर असामान्यता हो गई है, गुणसूत्रों में कमी या अधिकता हो गई है जिसके कारण रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं, तो कई सारे सिंड्रोम उत्पन्न हो सकते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, तो इनका भी हम पता लगा सकते हैं जन्म से पूर्व ही एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के माध्यम से। इसके अलावा भ्रूण का लिंग, मतलब होने वाला जो संतान होगी वो पुत्र होगा कि पुत्री होगी, इसका भी हम पता लगा सकते हैं किसके माध्यम से, एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। तो एमनियोसेंटेसिस विधि एक भ्रूण परीक्षण की तकनीक होती है जिसमें एक सर्जिकल सुई के द्वारा हम एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं और उसका परीक्षण करते हैं तथा जो भी शिशु अंदर उपस्थित है गर्भाशय के अंदर उसका हम परीक्षण करके उसके अंदर की उत्पन्न जो विकृतियां हैं उसका हम पता लगा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्यों को आपको लिखना है। तो देखिए एक ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है उसे हम कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। मतलब एक ऐसी संरचना होती है जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा इनके रुधिर में आपस में पदार्थों का विनिमय होता है। मतलब जो अंदर गर्भाशय के अंदर भ्रूण पल रहा होता है और मादा, इन दोनों के बीच में दोनों को जोड़ने वाली एक नली होती है जिसे हम बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा, और इसके माध्यम से ही, रुधिर के माध्यम से ही आपस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो भ्रूण है वो मादा से जुड़ा होता है और उसी में रक्त के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक सभी पदार्थों का विनिमय होता है। ऐसी रचना को हम बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। तो अपरा या प्लेसेंटा के कार्यों की यदि हम बात करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देने का काम है। तो पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। देखिए अपरा जो है ये मादा से पोषक पदार्थों को विकसित होते हुए भ्रूण को पहुंचाता है। मतलब जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है उसको पोषण कौन पहुंचाता है, तो अपरा के माध्यम से ही पहुंचता है। तो मादा से अपरा के माध्यम से ही पोषक पदार्थ कहां पहुंचते हैं, विकसित होते हुए भ्रूण तक पहुंचते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, पोषण प्रदान करना अपरा या प्लेसेंटा का। दूसरा काम है गैसों का आदान प्रदान। देखिए अपरा या प्लेसेंटा जो है माता एवं भ्रूण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपरा या प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होगा, कोई भी जो फीमेल है उसके जो भ्रूण है यानी कि जो एम्ब्रियो के अंदर आप देखेंगे कि जो भ्रूण होता है यानी कि जो एम्ब्रियो है उनके मध्य गैसों का भी आदान प्रदान, जैसे CO2 आए, CO2 बाहर निकलेगी, O2 अंदर आएगी, तो इस प्रकार से एक्सचेंजेस ऑफ जो गैसेस होगा वो किसके माध्यम से होगा, अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही होगा। इसके अलावा अगला फंक्शन क्या है, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीजन। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो भ्रूण अपने नाइट्रोजन एवं अन्य वर्ज्य पदार्थों का जो उत्सर्जन है वो किसके माध्यम से करता है, अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से। तो यानी अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन भी होता है। तो उत्सर्जन करने का भी काम किसका है, अपरा या प्लेसेंटा का। अगला इंपॉर्टेंट वर्ग क्या है, संग्रहण एवं पाचन। तो देखिए अपरा जो होता है ये मुख्य रूप से वसा एवं ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है, स्टोर करता है, जो कि विघटित होकर के यानी कि लगातार टूट करके अपरा जो है भ्रूणीय भाग के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो भ्रूण होता है उसके द्वारा लगातार धीरे धीरे वसा और ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो वो अवशोषित कर लिया जाएगा एनर्जी के लिए, किसके थ्रू, अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही। तो इस प्रकार से संग्रहण एवं पाचन करने का भी काम कौन करता है, अपरा या प्लेसेंटा। तो इस प्रकार से सारे के सारे 3 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। क्रमशः इसी प्रकार कई सारी वीडियो के सेट हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।